वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DMCM IAS। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमारा राम मनोहर लोहिया अवध सीरीज की ये भूगोल का जो प्रथम सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न को कवर कर लिया था। आज है बारी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की। देखिए, इसमें सबसे अच्छी जानकारी यही होती है कि आप इसमें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में सेम टू सेम एज इट इज तो लिखते नहीं। आप दो तीन शब्द भी मिल जाते हैं तो उस पर आप एक पैराग्राफ या एक पेज ही लिख डालते हैं। तो आपको उसी की ज़रूरत के अनुसार ही इस वीडियो में आपका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, ये हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। अब इसमें हम आ जाते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें यही है कि ये जो राइटर होते हैं इनको आप मेंशन करेंगे और हाईलाइट कर देंगे तो आपको नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा और हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है। और बाकी ये जो शब्द हैं ये सब, ठीक है, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो सन 1945 में अमेरिकी अभियंता R.E. हार्टन द्वारा जलीय उत्पत्ति वाली अफवाह बेसिन की आकार-मितिक विशेषताओं के विश्लेषण में मात्रात्मक विधियों के प्रतिपादन के साथ ही भू आकृति विज्ञान में स्थूल रूपों तथा उनसे संबंधित प्रक्रमों के अध्ययन से संबंधित विधि तंत्र तथा उपागमों में भारी परिवर्तन हुए। देखें कितना क्लिष्ट इसमें वर्णन है। तो हम इस पे न जाते हुए यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार देखिए, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख रूप से दो उपागमों का अनुसरण किया जाता है। एक है चक्रीय संकल्पना और दूसरा है प्रक्रम अनुक्रिया उपागम। ठीक है, अब देखिए चक्रीय संकल्पना में क्या है, जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवधि के दौरान स्थल रूपों में क्रमिक एवं प्रगामी परिवर्तनों की अवधारणा की गई है। और दूसरा है प्रक्रम अनुक्रिया उपागम, इसमें क्या है, जिसके अंतर्गत स्थल रूपों में समस्थिति एवं स्थिर दशा की अवधारणा सम्मिलित की गई है। वर्तमान समय में इन दोनों उपागमों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। अब देखिए, आपके सामने पूरा उत्तर है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट शब्दों को ही बोलूँगा ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप एक बार देखेंगे तो आपको पूरा पूरा रिकॉल हो जाएगा। देखिए, भू आकृति विज्ञान मूलतः स्थल रूपों का विज्ञान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और भू आकृति विज्ञान न केवल स्थल रूपों का अध्ययन करता है अपितु भूपटल के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन कराता है। जैसे भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो स्थल मंडल के विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन करता है। इस विज्ञान के अंतर्गत स्थल रूपों जैसे घाटियां, गार्ज, जलप्रपात, कंदराएं, बालुका स्तूप, सर्क, रोधिका, पुलिन, क्लिफ और कुछ प्रमुख उच्चावच, जैसे उच्चावच मतलब जो ऊंचाई पर उठे हुए भाग हैं, जैसे पर्वत पर्वत, महाद्वीप है, महासागर है, महासागर नितल है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है। ये सब चीजें भू आकृति विज्ञान की प्रकृति है। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप इसको जिसको पढ़ना है पूरा पढ़ सकता है। ठीक, यहाँ पे देखिए वार्सेस्टर महोदय ने क्या कहा है। वार्सेस्टर महोदय यहाँ से पढ़ेंगे। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है। आपको ये कोटेशन जरूर लिखना चाहिए। और देखिए, थॉर्नबरी के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, परंतु इसमें अंतःसागरीय रूपों को भी सम्मिलित किया जाता है। ये इन महोदय के अनुसार है। और स्ट्राहालर महोदय के अनुसार क्या है, भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है तथा यह भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग है। मानव के लिए भूपटल की स्थलाकृतियों तथा स्थल रूपों का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, अब आता है हमारा एक रूपतावाद संकलन को स्पष्ट कीजिए। एक रूपतावाद संकलन क्या है। हट्टन खट्टन खट्टन लिखो भी हो तो, लेकिन हट्टन महोदय आपको याद हो जाएंगे ऐसे बोलने से। देखिए, हट्टन महोदय के पृथ्वी के भू सिद्धांत को एक रूपतावाद की विचारधारा कहते हैं। इस संकल्पना में समझाया गया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि इतिहास का पता लगाया जा सकता है। बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें एक लाइन है इंपॉर्टेंट, ना तो आदि का पता है और ना अंत का भविष्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी और बाकी आप पढ़ सकते हैं पूरा। और थोड़ा सा उधर चलते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था और आप इसको पढ़ सकते हैं। एक मिनट, आप इसको पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। और प्रश्न नंबर 3 पे हम चलते हैं, भूपटलीय निर्माण एवं विरूपण प्रक्रिया बताइए। अब इस ये इंपॉर्टेंट है, ये हम बताएंगे। देखिए, पृथ्वी का भूपटल लगभग 8 से 65 किलोमीटर मोटा है। इसकी अधिकतम मोटाई महाद्वीपों पर तथा न्यूनतम महासागरों पर मिलती है। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। और यह पृथ्वी का कुल व्यास का 1% से भी कम है। और चलिए अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, वर्तमान में सक्रिय बलन एवं भ्रंशन द्वारा पर्वतों तथा अन्य भू आकारों का निर्माण हो रहा है। और इसमें जैसे महाद्वीपीय यहाँ से महाद्वीपीय भूपटल के निर्माण में सागर नितल प्रसरण तथा सागरीय परपटी के निर्माण का भी योगदान रहता है। सागरीय परपटी का अधोगमन होने से यह पुनः पिघलकर मैग्मा के रूप में धरातल पर आती है। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी के रूप में। दुर्बलता मंडल से मैग्मा मध्य महासागरीय कटक के सहारे ऊपर आता है। इसमें सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ये पदार्थ प्रसरण केंद्रों के सहारे ऊपर उठता है तथा ठंडा होकर सागल तल का रूप ले लेता है। इसी प्रकार सिलिका प्रधान मैग्मा विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार द्वारा भू सतह पर पहुंचता है तथा ठंडा होकर भूपृष्ठ निर्माण में सहभागी होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, जिसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और दूसरी लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेता हूँ। भूपटली विरूपण की प्रक्रिया में शैलें विवर्तनिक बलों, गुरुत्व तथा उनके ऊपर स्थित शैलों के भार से पड़ने वाले बल से प्रभावित होती है। इन बलों में 3 प्रमुख हैं, प्रथम संपीड़न, द्वितीय तनाव, तृतीय अपरूपण। इन बलों के परिणाम स्वरूप भूपटल पर बलन एवं भ्रंशन प्रक्रिया होती है। स्पष्ट है कि भूपटल पर एक ओर निर्माणकारी प्रक्रिया क्रियाशील है तो दूसरी ओर इसे परिवर्तित करने वाले बल भी सक्रिय हैं। ठीक है, ये भूपटलीय निर्माण और भूपटलीय विरूपण, ये दोनों शब्द यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। एक ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ना है। और है प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। देखिए, भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र का गठन 3 आधारों पर किया जा सकता है, जैसे उच्चावच स्थल रूपों के आयाम एवं मापक, स्थल रूपों के को निर्मित करने वाले भू आकृतिक प्रक्रम और भू आकृतिक अध्ययन के उपागम। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट एक मिनट और देख लेता हूँ इसमें, यहाँ से पढ़ते हैं। इसको पैराग्राफ को पढ़ लें। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ से। यहाँ से थारनबरी थारनबरी थारवन थार सॉरी थारनबरी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि भू आकृति विज्ञान विज्ञान मुख्य रूप से भूगर्भ शास्त्र है। लोबेक महोदय के अनुसार भू आकृति विज्ञान या स्थल रूपों के अध्ययन का विज्ञान भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है। और इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ तो नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का प्रधान विषय भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का प्रधान विषय पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच हैं। स्थल मंडल की सतह पर ऊर्ध्वाधर स्थलीय विषमताओं को उच्चावच की संज्ञा प्रदान की जाती है। यदि उच्चावच विशाल पर्वतों के रूप में ऊंचे हो सकते हैं तो पहाड़ियां या टीलों के रूप में कम ऊंचे और घाटियों के रूप में गहरे हो सकते हैं। विस्तार एवं आकार की दृष्टि से भूतल के उच्चावचों को 3 बृहद श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, पहले आप एक काम करें, इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। एक
10 सेकंड का पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रथम श्रेणी के उच्चावाच पहले पढ़ लेते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत भूतल के बेहद बृहद उच्चावचों को सम्मिलित किया जाता है, यथा महाद्वीप एवं महासागर। इन दो विशाल स्थल रूपों के वर्तमान रूप एवं वितरण, उत्पत्ति एवं विकास की समुचित व्याख्या वांछित होती है। समस्त ग्लोब के 70.8% भाग पर जल मंडल, सागर एवं महासागर तथा 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। ठीक है, ये प्रथम स्तर पर इतना ही पढ़ना है। और दूसरी श्रेणी के उच्चावच क्या हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलों को द्वितीय द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत रखा जाता है। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये सब याद रखनी चाहिए। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इसमें क्या है, तृतीय द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर निर्मित तथा विकसित स्थल रूपों को तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि प्रमुख उच्चावचों पर पृथ्वी के बाह्य बलों, अपक्षय एवं अपवर्तन द्वारा अनेक स्थल रूपों की रचना होती है। क्योंकि ये बाह्य बल विनाशकारी होते हैं, अतः इनके द्वारा निर्मित स्थल रूपों को विनाशात्मक स्थल स्वरूप कहते हैं। जैसे क्या बनता है, जैसे हिमालय पर बी आकार की घाटी, यू आकार की यू आकार की घाटी, एरेटी, मैटरहार्न, रासमुटोने, ठीक है, एस्कर, ड्रमलिन, केम, हिमोड़। जैसे कहते हैं ना कि द्वितीय श्रेणी की जो उच्चावच है उस पर संरचना बन जाती है। जैसे पहाड़ है, उस पर बर्फ जम जाना, ठीक है, तो हिमोड़ जिससे हो जाता है। तो ये तृतीय श्रेणी की उच्चावच। तो ये प्रश्न आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये प्रश्न दिखा देते हैं। भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और वो जो राइटर हैं थार्नबरी और लोबेग महोदय। और इसके बाद है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ये तीनों आप पढ़ के जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है अपक्षय के प्रकार। ये आता है, दीर्घोत्तरीय में भी आ सकता है, लघुत्तरीय में भी आ जाएगा और अति लघुत्तरीय में भी आता है। देखिए, अपक्षय के प्रकारों को बताइए। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर ही टूट फूट कर विदीर्ण हो जाती हैं, यानी छिटक भिटक जाती हैं। राइटर बढ़िया है, याद रख लेना। प्रोफेसर सविंद्र सिंह के अनुसार जैसे अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन एवं वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में देखते हैं। विघटन, विघटन कैसे कहते हैं? भौतिक क्रियाओं, ताप, तुषार, जल आदि के द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को विघटन कहते हैं। और वियोजन किसे कहते हैं? रासायनिक कारकों, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन आदि द्वारा चट्टानों के कमजोर एवं ढीले पड़ने की प्रक्रिया को, जिससे चट्टानें ढीले पड़ जाती हैं, बाद में टूट के बिखर जाती हैं, वियोजन कहते हैं। ठीक है। ताप, जल आदि के द्वारा विघटन होता है और रासायनिक के द्वारा वियोजन होता है। और आर्थर होम्स के अनुसार यह अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती है, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन ना हो। स्पार्क्स महोदय, इसमें से केवल दो ही आपको याद रखने हैं बस। लोबे के वही सब बार बार रिपीट होते हैं, आर्थर होम्स थे। लोबे के याद हो जाएगा, वही पीछे वाले प्रश्न की तरह, तो भी सही है। लोबिग महोदय के अनुसार पढ़ लेते हैं। सेल विघटन तथा अपघटन की प्रक्रियाएं अपक्षय कहलाती हैं। अब आते हैं अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के प्रकार में क्या है, जैसे भौतिक एवं यांत्रिक कारक होते हैं। जल सूर्य तुषार, तुषार यानी जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है, तुषार उसे बोलते हैं। वायु, दाब। और रासायनिक कारक हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बहुत सारे केमिकल्स। प्राणी वर्गीय कारक जैसे वनस्पतियां, जीव जंतु, मानव। और भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के अब इसका क्या कहते हैं, वर्णन किया गया है, या आप देख सकते हैं। भौतिक एवं या ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस आपको पहले तो इतना बता दूं। आपको इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे आप कम से कम पूरा 4-5 पेज भर सकते हैं आप, जरूरत के हिसाब से। ठीक है। अब जल के बारे में, कैसे नदियां अपरदन करती हैं। सूर्य साहब कैसे एक पत्थर पर लगातार पड़ता रहे तो कमजोर होता जाता है। ठीक है। अब
रासायनिक क्रिया कोई केमिकल डाल दो तो वहां से वियोजन होने लगता है। और क्या कहते हैं, प्राणी वर्गी मतलब जैसे जानवर पहाड़ों या पर्वतों पर चढ़ते हैं तो पत्थर टूट जाते हैं, खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसे ही करके। तो इन सब का विस्तार अगले पेज में बताएगा, जो कि आप देख लेंगे, आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर है, देखिए ये आप पढ़ लेंगे खुद अपने आप से। चलिए इसको ऊपर करते हैं। यहाँ से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट मतलब वही सब चीजें हैं, देख लीजिए। और प्राणी वर्गी में ये है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ से जीव जंतु यहाँ पे पक्षी खत्म हो गया। अब आते हैं बालुका स्तूपों की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन। देखिए बालुका स्तूप की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन। देखिए पवन द्वारा रेत बालू के निक्षेप से निर्मित टिप्पे या स्तूपों को बालुका स्तूप कहा जाता है। अब देखिए, अब बालुका स्तूप बनते कैसे हैं? इनका आकार गोल, चंद्राकार, लघु वृत्ताकार होता है। इसकी ऊंचाई क्या होती है? कुछ मीटर से लेकर 20 मीटर तक ऊंचाई हो सकती है। देखिए परंतु सामान्य रूप से सैकड़ों मीटर मीटर ऊंचे तथा 5 से 6 किलोमीटर लंबे बालुका स्तूप भी होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो प्रांत का लुइस घाटी में 1000 फीट से भी अधिक ऊंचे बालुका स्तूपों के उदाहरण दृष्टव्य हैं। ठीक है। और स्टार तो मोहनगढ़ क्षेत्र और गंगानगर सूरतगढ़ क्षेत्र के में सूरतगढ़ क्षेत्र में विकसित हुए हैं। ये एग्जाम्पल्स थे। अब देखिए इसमें बालका स्तूप बनते कैसे हैं। बालका स्तूप का बनना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, क्योंकि पवन द्वारा लाई गई रेत जैसे ही बैठने लगती है वैसे ही बालू का ढेर निर्माण होने लगता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है। और इसको आप पढ़ लेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक। नेक्स्ट इधर चलते हैं हम। देखिए रेत की अधिकता। बालुका स्तूपों का निर्माण एकमात्र रेत द्वारा होता है, अतः इनके निर्माण के लिए रेत प्रचुर मात्रा में सुलभ होनी चाहिए। ठीक है। और तीव्र वेग, जब रेत ही नहीं रहेगी तो बनेगा ही क्या, दूसरी जगह उड़ा के ले जाएगा तो। ठीक है, उड़ाएगा, उड़ा ही नहीं, मतलब रेत ही नहीं है तो उड़ाएगा क्या, और उधर जाके गिराएगा तो गिराएगा क्या, तो बनेगा क्या। ठीक है, इसी रेत की अधिकता होगी तभी तो कुछ उड़ के जाएगा, तभी तो दूसरी जगह जमेगा तो बनेगा। ठीक है। तीव्र पवन वेग, और रेत को उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत तेज हवा होनी चाहिए। देखिए अब इसमें हुआ क्या है। तीव्र पवन वेग, मंद पवन के द्वारा केवल उर्मी का चिन्ह का ही निर्माण होता है। अधिक से अधिक छोटे छोटे रेतों के ढेर का आविर्भाव होता है। लेकिन अगर तेज हवा रहेगी तो बहुत ज्यादा रेत उठा के दूसरे स्थान पर गिरा देगी, तो वहां पर रेत के टीले, स्तूप, जीव जो भी निर्माण हो जाता है। पवन मार्ग में अवरोध क्या है। देखिए पवन चाहे कितनी ही बेगमान क्यों ना हो तथा उसके साथ रेत की मात्रा चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो, बालका स्तूपों का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पवन के मार्ग में ऐसी कोई बाधा उपस्थित ना हो जाए जिससे कि पवन का वेग कम हो जाए और अवरुद्ध हो जाए तथा रेत नीचे बैठने लगे। ठीक है। अगर कोई चीज रोकने वाला ही ना हो, रास्ते में रोकना ही नहीं, तो रेत उड़ती जाएगी, पता नहीं कहाँ गिरेगी। लेकिन अगर कोई चीज, पत्थर छोटा सा गिर गया तो वहां पर रेत टकराएगी, नीचे गिरेगी, ऐसे इकट्ठे होकर बहुत बड़ा टीला का निर्माण हो जाता है। निर्माण के लिए उचित स्थान, इसका मतलब क्या है। उपयुक्त तीनों दशाओं में सुलभ रहते हुए बालका स्तूपों का निर्माण तभी हो सकता है जब तक कि रेत के जमने के लिए प्रचुर स्थान सुलभ ना हो। उदाहरण के लिए यदि अवरोध उपस्थित करने वाले वृक्षों या झाड़ियों के पीछे झील या विस्तृत जलभाग हो तो रेत झील में निक्षेपित हो जाएगी तथा बालका स्तूप का निर्माण नहीं हो पाएगा। इससे स्पष्ट है कि अवरोध वाले स्थान के आसपास जल भाग या विस्तृत भाग नहीं होना चाहिए। अच्छा जल होगा तो झील में रहेगा तो बहा ले जाएगा, वहां पे गिरेगा तो निर्माण कहाँ होगा। ठीक है, तो ये हेडिंग आपको इम्पोर्टेंट सारी हेडिंग याद रहनी चाहिए। बालका स्तूपों का बनना, ठीक है। और यहाँ पे तीव्र वेग, रेत की अधिकता, तीव्र पवन वेग, इसके बाद पवन मार्ग में अवरोध, निर्माण के लिए उचित स्थान, ये सब याद होना चाहिए। और आता है अब जॉली के संतुलन सिद्धांत। नॉट जॉली एलएलबी, ये जॉली का संतुलन का सिद्धांत क्या है।
सन 1925 में जॉली ने संतुलन के सिद्धांत पर अपना मत प्रकट करते हुए हैफोर्ड तथा बोबी के मत का खंडन किया। हैफोर्ड तथा बोबी के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व बदलता है परंतु उसके नीचे घनत्व समान होता है। जॉली ने बताया कि व्यवहार में ऐसा कोई निश्चित तल नहीं हो सकता क्योंकि भूगर्भिक क्रियाएं इसमें आसानी से अव्यवस्था तथा व्यतिक्रम उपस्थित करके इस क्षतिपूर्ति तल को नष्ट कर सकती हैं। जॉली के अनुसार समान घनत्व वाले, ये इंपॉर्टेंट लाइन, जॉली के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील मोटी परत होती है जिसके घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, इत- इस 10 मील मोटी परत में कम घनत्व वाले क्षेत्र नीचे तक हल्के पदार्थ वाले भूपृष्ठ के रूप में डूबे रहते हैं तथा अधिक घनत्व वाला भाग भारी पदार्थ से भरा होता है। इस प्रकार इस असमान घनत्व वाली परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल एक समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। काफी इसका एक होता है कि मैं समझा सकता हूँ, जैसे नीचे कोई लिक्विड टाइप का है, ठीक है, इसमें नाव चल रही है, तो इस लिक्विड में वो एक संतुलन बनाए रखता है। जैसे उसी तरह एक पृथ्वी के अंदर एक लिक्विड परत होती है, उसी के ऊपर स्थल रूप होता है जो इसे भूपर्पटी रहता है, उसी के ऊपर तैरता रहता है, तो यही कहते हैं जॉली के अनुसार। अब उसका घनत्व तो इसका घनत्व तो कम है ऊपर वाले का, नीचे का घनत्व तो ज्यादा है, तो कम घनत्व वाला नीचे अधिक घनत्व के ऊपर तैरेगा, वही जॉली के संतुलन के सिद्धांत। ठीक है, हमने आपको मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए इसका चित्र भी आ गया, संतुलन संतुलन की स्थिति देखिए, ये लिक्विड पार्ट है, ठीक है, इसी के ऊपर ये देखिए तैर रहा है। जैसे ये देखो बर्फ पानी में तैरता है जैसे, ठीक, लूना तक एक एग्जाम्पल है। कुछ इंपॉर्टेंट ये भी हैं, बर्फ चट्टान जैसे उतरना, भेड़ सिला, ये सब पढ़ेंगे आप, तो आप इसको पढ़ लेंगे। पढ़ ही देता हूँ मैं भी। स्पष्ट है कि जॉली ने छतपूर्ति तल को एक रेखा के रूप में न मानकर एक समूची 10 मील मोटी परत को ही क्षतपूर्ति मंडल माना है। इस प्रकार जॉली के मत में भी ठहराव के सिद्धांत की झलक है, परंतु यह विचार हैफोर्ड और बॉबी के अनुसार न होकर एरी के ठहराव के काफी नजदीक है। इस मत के अनुसार भूपटल हल्के पदार्थ सियाल का बना हुआ है जिसका औसत घनत्व 2.67 है। भूगर्भ सीमा का बना है। सियाल और सीमा, सियाल मतलब क्या, सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। और देखिए यहाँ पे भूगर्भ सीमा का बना है जिसका घनत्व 3 है। इस सीमा के ऊपर भूपृष्ठ प्लावी हिम की तरह तैर रहा है। ठीक है, वही जो सिद्धांत बताया था मैंने। अब आता है आपका हिमनद द्वारा बने निक्षेपात्मक स्थल रूपों के नाम बताइए। देखिए हिमनद के निक्षेपात्मक स्थल रूप, हिमनद द्वारा निक्षेप दो रूपों में होता है, प्रथम हिमनद से निक्षेप तथा द्वितीय हिम जलीय निक्षेप। ये हिमनदीय जमाव विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता है। याद रखिए जो मैं पढ़ रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीन प्रक्रियाएं प्रमुख हैं, प्रथम अंतःपिघलन, द्वितीय आधारित ठहराव, तृतीय आधारित प्रवाह। ठीक है, अब आते हैं, इसको आप बोल सकते हैं, इसके बाद फिर आ जाता है, पढ़ ही देते हैं यार, पूरा इंपॉर्टेंट है। अतः पिघलन प्रक्रिया में भूतापीय ऊष्मा तथा ऊपरी हिमनद के दबाव के कारण नीचे की बर्फ पिघल जाती है तथा पिघले जल द्वारा अपोढ़ का नरम जमा होता है। आधारी ठहराव की प्रक्रिया में धीमे प्रवाह के कारण अधोग हिमानी मलबा हिमानी तल के ऊपर ठहर जाता है। हिम के नीचे ठहरा या मलबा धीमी गति से रगड़ के साथ चलता हुआ जमा हो जाता है। ये रगड़ ऊपरी हिमनद के उच्च दबाव से उत्पन्न होती हैं। तृतीय प्रक्रिया आधारी प्रवाह है जिसमें जमाव के साथ आंशिक अपरदन भी होता है। इसमें बिखरा हुआ जल दबाव द्वारा सैल मलबे के द्वारा सोख लिया जाता है तथा सैल मलबा प्रवाह के मध्य में जमा हो जाता है। इस प्रकार हिमनद द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा किए गए निक्षेप निम्नलिखित स्थलाकृतियां बनाती हैं। कुल मिला के हिमनद मतलब जब जैसे ऊपर पहाड़ से बर्फ जो है एकदम बह की तरह, पानी की तरह जब बह के आती है तो वो एक जगह निक्षेपित होती है, मतलब ठहरती है, तो वहां पे कुछ संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। वो सेम टू सेम वही बात है। शॉर्ट में बोले तो इतना ही आप लिख के आएंगे और अपने मन से जो भी लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे टिल, मृदु मृदु कटक,
हिमोड़, हिमोड़ इंपॉर्टेंट है। केम, ड्रमलिन, ड्रमलिन देखिए ये सब संरचनाएं ऐसे बन जाती हैं, तैरती रहती हैं और इधर बीच में पत्थर नुमा संरचना बन जाती है, अंडों की टोकरी जैसी लगती है। और देखो यहाँ पे केम क्या है, और इसके बाद केटिल है, विस्थापित खंड, हिमविवर भरण, टिलाइट, हिमनद निक्षेप। और ये देखिए हॉर्न, टर्न, एरीट, एरीट संरचना है जिसमें सर्क है, एक टर्न है, एक हॉर्न है। ये संरचनाएं आगे आएंगी, आप पढ़ लेंगे, अभी आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप अंदाजा लगाए रहें। देखिए अपवाहन और निक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम हो रहा है तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 9 से कवर करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इंपॉर्टेंट और प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को।